आज हम करेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शंस इन जावा। तो जावा में आप एक फंक्शन तो हमेशा बनाते ही हो जो कि होता है आपका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जिसके बिना प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट ही नहीं होती है। बट इसके अलावा हम और फंक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन क्रिएट मोर फंक्शंस एज पर आर नीड, ताकि जब हम चाहे उन्हें कॉल कर सकें और वो एग्जीक्यूट होके हमें रिजल्ट दे। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, जैसे कि आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यूज किया, तो प्रिंट जो है वो क्या है, फंक्शन है। हमने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके साथ कॉल किया नेक्स्ट इंट, सो दैट इज ऑल्सो अ फंक्शन। बट जब फंक्शन क्लास के अंदर बना दिए जाते हैं तो हम उनको मेथड्स भी कह सकते हैं। तो जावा में आप ये फंक्शन और मेथड वाली टर्म को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। ठीक है, आप इसको फंक्शन भी बोल सकते हो, मेथड भी बोल सकते हो। सो बेसिकली ये है क्या, इट इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स जिसको एक नाम दे दिया जाता है, और फिर उस नेम की हेल्प से हम उसको कभी भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं। सो हम फंक्शन को क्या कहते हैं, इट इज अ नेम्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। सो अ फंक्शन इज अ नेम्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूटेड व्हेन कॉल्ड। ठीक है, सो इट्स अ नेम्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स व्हिच इज एग्जीक्यूटेड व्हेन कॉल्ड। जब हम उसको इन्वोक करते हैं, कॉल करते हैं, तब वो काम करता है। जब तक आप उसको कॉल नहीं करोगे वो काम भी नहीं करेगा। अब जैसे अगर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कॉल करके कुछ लिखूं नहीं, तो कुछ प्रिंट होगा भी नहीं, है ना। आप उसका नाम लिखोगे, आप उसको कॉल करोगे, तभी वो काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। दैट इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। अब फंक्शन दो तरह के हो सकते हैं। फंक्शन हो सकते हैं जो पहले से बने हुए हैं, जिन्हें हम बिल्ट इन या लाइब्रेरी फंक्शंस कहते हैं, और दूसरे होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। अब हमने यहाँ पर क्या क्या यूज किया, हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यूज किया, जो कि आपका लैंग्वेज पैकेज के अंदर है, जिस पैकेज को आपको इंपोर्ट भी नहीं करना पड़ता। उसके अलावा हमने स्कैनर के साथ नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट लाइन, ये सब यूज किए। ये जो फंक्शंस हैं ये आपके यूटिल पैकेज के अंदर डिफाइंड थे, तो हमने यूटिल को इंपोर्ट किया और फिर इसको यूज किया। ऐसे ही आप मैथ के जो फंक्शंस हैं उनको यूज कर सकते हो। एसक्यूआरटी वगैरह आपको निकालना हो तो यू कैन इंपोर्ट दैट एंड यू कैन यूज इट। तो ये सारी चीजें जो पहले से बनी हुई हैं उनको आप सिंपली कॉल करते हो और यूज कर लेते हो। तो अगर मैं आपको कहती हूँ कि एक फंक्शन बना हुआ है जिससे आप दो नंबर्स का एचसीएफ निकाल सकते हो, तो आप उसको ऐसे कॉल करोगे, अज्यूमिंग कि मैं जो दो नंबर पास कर रही हूँ वो मुझे उन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकाल के दे देगा। सो आई डोंट एक्चुअली बॉदर अबाउट कि उसके अंदर कोड क्या होगा। मुझे सिर्फ ये पता होना चाहिए कि उसको कॉल कैसे करना है। कॉल मतलब व्हाट शुड बी द नेम ऑफ द फंक्शन एंड व्हाट आर द पैरामीटर्स यू हैव टू पास। आप फंक्शन की ब्रैकेट्स में क्या पास करोगे और फंक्शन का नाम क्या होगा, दैट इज व्हाट यू मस्ट नो। वो आपको पता है तो आप फंक्शन को कॉल कर सकते हो, है ना। पर यूजर डिफाइंड फंक्शंस जो है, यहाँ पे यूजर कौन है, हम, प्रोग्रामर। सो प्रोग्रामर इज द यूजर, तो आप खुद से फंक्शन क्रिएट करोगे और खुद ही कॉल भी करोगे। पर अब आप कहोगे कि खुद से फंक्शन क्यों बनाएंगे, जब हम लिख ही रहे हैं तो मेन में ही लिख लेते हैं। तो इसके पीछे कुछ रीजंस है, व्हाई डू वी मेक यूजर डिफाइंड फंक्शंस। आप किसी भी लैंग्वेज में फंक्शंस पढ़ते हो तो रीजंस हमेशा सेम ही रहते हैं, जिन्हें हम एडवांटेजेस ऑफ फंक्शंस भी कह सकते हैं, या रीजंस कह सकते हैं कि हम फंक्शंस क्यों बनाते हैं। उसके पीछे सबसे पहला रीजन होता है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। कभी कभी ऐसा होता है जब हम बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं, तो कुछ कोड ऐसा होता है जो बार बार चाहिए होता है अलग अलग जगह पर। सो आई नीड दैट कोड अगेन एंड अगेन एट डिफरेंट प्लेसेस इन माय प्रोग्राम। तो मुझे अपने ही प्रोग्राम में उस कोड को 8-10 जगह पे यूज करना है, या 5-6 जगह पे यूज करना है। सो रादर देन राइटिंग दैट कोड दैट मेनी टाइम्स, हम क्या कर सकते हैं, उसको एक फंक्शन में डाल सकते हैं, और फिर जहां जहां पर वो कोड चाहिए वहां पर आप उस फंक्शन को कॉल कर सकते हो। दैट इज रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। जैसे मान लो एक बुक होती है, आपने कई बुक्स में देखा होगा कि अगर वो सेम पैराग्राफ पहले बुक में कहीं आ चुका है और नेक्स्ट वो कहीं पे कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं एंड दे नीड टू यूज द सेम पैराग्राफ लेटर, तो वो लिख देते हैं रेफरिंग टू पेज नंबर दिस पैरा नंबर 2, है ना। तो वो रेफर टू का मतलब क्या हो गया, एक तरह से फंक्शन हो गया कि आप उस पेज पे जाओ, उस पे पैरा को देखो, वही चीज यहाँ पे भी चाहिए, राइट। सो दैट इज योर रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, कि लिखा एक बार है लेकिन कॉल हम उसको कितनी भी बार कर सकते हैं। देन अगर हम सब कुछ मेन में लिखते जाएंगे तो मेन बहुत बड़ा हो जाएगा, कोड को समझना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू मैनेज दो स्मॉलर पार्ट्स। पहले हम बड़े टास्क को छोटे टास्क में डिवाइड कर देते हैं,
एक एक टास्क को सॉल्व करेंगे और फिर उसको मिलाकर बड़े टास्क को सॉल्व करेंगे। इसीलिए इसको हम बॉटम अप अप्रोच भी कहते हैं कि पहले छोटे छोटे टास्क को सॉल्व करो, फिर छोटे छोटे टास्क को मिलाकर बड़े टास्क को सॉल्व करो। सो दैट्स योर बॉटम अप अप्रोच। सो कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है, एरर्स ढूंढना और ठीक करना आसान हो जाता है। सो डीबगिंग इज इजियर। आपको डीबगिंग, बग मतलब एरर इन द कोड, और डीबगिंग का मतलब है एरर को हटाना। सो एरर ढूंढना और उसको करेक्ट करना भी आसान हो जाता है क्योंकि आप छोटे कोड में एरर को ढूंढ रहे हो। अगर आप बहुत बड़े कोड में, मान लो कर्ली ब्रैकेट भी आपकी रह गई है ना, अगर आपने 10-15 कर्ली ब्रैकेट्स खोली हैं, 10-15 कर्ली ब्रैकेट्स बंद किए हैं एक के अंदर एक, और उसमें से अगर कुछ मिस हो जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है ढूंढना कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन भाई अगर छोटे छोटे फंक्शंस है जहाँ पे 2-3 लेवल से ज्यादा नेस्टिंग ही नहीं जा रही है, सो इट विल बी इजियर फॉर यू टू फाइंड आउट एंड टू हैंडल कि कितनी ब्रैकेट्स ओपन हुई थी, कितनी ब्रैकेट्स क्लोज हुई थी। तो वो मैनेज करना हमारे लिए आसान हो जाता है। सो डिबगिंग बिकम्स इजियर। तो ये जो है ये बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से हम फंक्शन बनाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि भाई फंक्शन बनाते कैसे हैं। ये तो हो गया कि क्यों बनाते हैं, पर बनाते कैसे हैं, बनाओगे कैसे? अब हाउ विल यू क्रिएट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन इन जावा? सो व्हेन यू हैव टू मेक अ फंक्शन, आपको क्या करना पड़ता है, उस फंक्शन के अंदर बताना पड़ता है कि फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा। ठीक है, फंक्शन आपका क्या नाम होगा और क्या वैल्यूज हम उसमें रिसीव करेंगे। सो वन फंक्शन कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू। एक फंक्शन एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है, वो इंटीजर टाइप की होगी, वो फ्लोट टाइप की होगी, वो स्ट्रिंग टाइप की होगी, वो कैर टाइप की होगी, वो किस टाइप की होगी, वो डेटा टाइप आपको बताना पड़ेगा। सो किस टाइप की वैल्यू रिटर्न की जाएगी, दैट इज व्हाट वी नीड टू स्पेसिफाई ओवर हियर। तो यहाँ पर हम रिटर्न टाइप बताते हैं और उसके बाद हम बताते हैं नेम ऑफ द function. So we tell the return type, we tell name of the function, then we have round bracket, and we will have list of arguments or list of parameters. कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप स्टेटमेंट्स लिखते हो, इन्हीं स्टेटमेंट्स के बीच में एक स्पेशल कीवर्ड होता है जिसका नाम है रिटर्न। सो रिटर्न, और फिर यहाँ पर हम वेरिएबल का नाम दे देते हैं सेमीकोलन। ठीक है, सो वी राइट रिटर्न टाइप, नेम ऑफ द फंक्शन, लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, कर्ली ब्रैकेट के अंदर रिटर्न। अब फंक्शन मान लो एचसीएफ का, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही थी, अब आपको एचसीएफ के लिए ही बनाना है, तो दो इंटीजर वैल्यूज का एचसीएफ इंटीजर ही होगा, तो उसका रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा, इंट। देन वी राइट द नेम ऑफ द फंक्शन। रूल्स सेम फॉलो होंगे जो नॉर्मल आइडेंटिफायर के होते हैं। जैसे नॉर्मल आइडेंटिफायर में होता है कि अल्फाबेट्स यूज हो सकते हैं, डिजिट्स यूज हो सकते हैं, अंडरस्कोर के अलावा कोई और स्पेशल सिंबल आप यूज नहीं कर सकते हो, स्पेसेस यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो वो रूल्स आपको यहाँ पे भी फॉलो करने पड़ेंगे। दो इंटीजर्स आप रिसीव कर रहे हो, इंट एम, इंट एन, तो जितने भी आप रिसीव करोगे हर किसी का डेटा टाइप अलग लगाएगा। सो यू कैन नॉट राइट इंट एम कॉमा एन, यू हैव टू राइट इंट एम कॉमा इंट एन। हम एक साथ एम कॉमा एन नहीं लिख सकते, पीछे कोई सेमीकोलन नहीं आएगा, कर्ली ब्रैकेट्स आएंगी और इसके अंदर हम अपना कोड लिख सकते हैं जो भी एचसीएफ का होता है। ठीक है, आपको ध्यान होगा कि जब हम मेन बनाते हैं तो वो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होता है। वॉइड का मतलब होता है नो डेटा टाइप, नथिंग, सो योर फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू। ठीक है, सो वॉइड का मतलब है कि फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। सो इफ योर फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, वी राइट वॉइड। बट अगर आपका फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है तो आपको इंट, फ्लोट, जो भी वो रिटर्न कर रहा है वो डेटा टाइप यहाँ लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर आगे तो लॉजिक है। हमने एचसीएफ बनाया था जब हमने लूप्स पढ़े थे। सो जैसे आप लूप्स में एचसीएफ निकालते हो, सेम वैसे ही यहाँ पर निकालेंगे। हम एक इंट आर और ले लेते हैं, लूप लगा लेते हैं कि भाई जब तक एम को एन से डिवाइड करके रिमाइंडर जीरो नहीं आता, है ना, यही होता है कि जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आता, जो लॉन्ग डिविजन मेथड है आपका, उसके हिसाब से आप फिर रिमाइंडर निकालोगे। जो आपका डिवाइजर था वो आपका डिविडेंड बन जाएगा और जो आपका रिमाइंडर है वो आपका डिवाइजर बन जाएगा। ये लूप चलता रहेगा, लूप चलता रहेगा। लूप से बाहर आकर जब हम आएंगे तो उस टाइम पे जो एन की वैल्यू होगी, बिकॉज दैट्स द डिवाइजर, तो जो एन की वैल्यू होगी वो आपका क्या होगा, डिवाइजर जो एचसीएफ है, जस्ट लास्ट नंबर से डिवाइड करके जब हमारे पास रिमाइंडर जीरो आता है, उस टाइम का जो डिवाइजर होता है वो आपका एचसीएफ होता है। ठीक है, सो उस टाइम का जो डिवाइजर है वो आपका एचसीएफ होता है। आप यहाँ रिटर्न एन करके उसको रिटर्न करवा सकते हैं।
Got it? So this is how we work with this. So ये तो हो गया आपका फंक्शन बनता कैसे है. अब इसको हम कॉल कर सकते हैं अपने मेन के अंदर. वो मैं आपको करके दिखाती हूँ. So I'll show you. पूरा यही HCF ऑफ 2 नंबर्स वाला, और इसी कोड को यूज करके मैं HCF ऑफ 3 नंबर्स भी आपको करके दिखाऊंगी, ताकि आपको दिखे कि हम इससे रीयूजेबिलिटी एग्जैक्टली कर कैसे रहे हैं. ठीक है. सो हाउ आर वी एक्चुअली रीयूजिंग द कोड, यू विल गेट टू नो ओवर देयर. सो हम यहाँ पर काम करना चाहते हैं. ये मेरा मेन है जिसके अंदर मैंने एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट ले रखा है. ऊपर मैंने यूटिल पैकेज को इंपोर्ट कर रखा है. ठीक है. आई वांट टू मेक वन मोर फंक्शन. फंक्शन आप यहाँ पे बना लोगे. आप इसको पब्लिक भी बना सकते हो, प्राइवेट भी बना सकते हो. इफ यू वांट कि सिर्फ क्लास के अंदर यूज हो सके, सो मेक इट प्राइवेट. इफ यू वांट कि वो बाहर भी यूज हो सके इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के, तो आप पब्लिक ले सकते हो. सो अगर हम इसमें कुछ भी स्कोप नहीं देते हैं, तो बाय डिफॉल्ट इट इज पब्लिक विद इन द सेम फोल्डर. ठीक है. सो मैंने यहाँ लिया इंट HCF m कॉमा n. अब प्रॉब्लम क्या होगी यहाँ पर, कि ये हम इसको कॉल करेंगे स्टैटिक फंक्शन से. एंड वी हैव अ रूल. स्टैटिक अभी आपको नहीं पता चलेगा जब तक आप खुद की क्लासेस नहीं बनाना शुरू करते. बट स्टैटिक फंक्शन जो है वो नॉन स्टैटिक मेंबर्स को कॉल नहीं कर सकता. ठीक है. सो हमें इसको भी क्या लेना पड़ेगा, स्टैटिक, ताकि इसको हम कॉल कर सकें. ठीक है. इसको हम कॉल कर सके. अभी वो रेड लाइन क्यों दिखा रहा है, वो कह रहा है आपने इंटीजर रिटर्न टाइप लिखा है पर आप रिटर्न अभी कुछ करा नहीं रहे हो, तो क्योंकि अभी हमने कोड ही पूरा नहीं किया है. तो हम यहाँ पर अपना कोड कर लेते हैं. हमने यहाँ पर लिखा while m mod n is not equal to 0. जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है तब तक हम रिमाइंडर निकाल लेते हैं. m में n की वैल्यू आ जाएगी, n में r की वैल्यू आ जाएगी, और लूप से बाहर आने के बाद मैंने यहाँ पर n को रिटर्न करवा दिया. ठीक है. सो द मोमेंट आई राइट रिटर्न, वो ऊपर वाली रेड लाइन चली गई, क्योंकि अब मैं यहाँ से इंटीजर रिटर्न कर रही हूँ. सो सिंस VS कोड है वो आपकी हेल्प कर रहा था कि भाई रेड लाइन इसलिए दिखा रहा था कि आपने कहीं अगर कुछ रिटर्न ना किया तो. अब हमने रिटर्न कर दिया, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. अब हम मेन पे आ जाते हैं. पहले हमें ये सारा काम मेन में करना पड़ता है. ठीक है. अब हम इसको मेन में नहीं कर रहे हैं. अब हम यहाँ पे सिर्फ नंबर्स इनपुट कराएंगे. तो हमने यूजर को बोला कि भाई एक नंबर एंटर कीजिए. so हमने उसको बोला एंटर नंबर, और वो नंबर हमने ले लिया आपका ए में. एंड देन वी आस्क एंटर सेकंड नंबर, वो आ गया आपके पास बी में. और फिर आपने यहाँ पे सिंपल सिंपल कोई लूप नहीं लगाना, कुछ नहीं करना. लूप तो हमने ऊपर लगा लिया है. अब हम सिर्फ इसको कॉल कर देंगे. अगर ये आपको पहले से बना बनाया फंक्शन दिया गया होता तो आप सिंपली ऐसे ही कॉल कर लेते और काम खत्म हो जाता. पर ये पहले से बना बनाया नहीं है, तो इसलिए हमें इसको बनाना भी पड़ा और हम इसको कॉल कर रहे हैं. So हमने यहाँ पे लिखा HCF is concatenated by result. So that's it. ठीक है जी. Now let's execute this code. अब हम इसको execute करते हैं और देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है. So ये हमसे अब दो नंबर्स पूछेगा. उसने पूछा enter a number. ठीक है. हम्म, ये कुछ कॉपी हुआ था, ऑटोमेटिकली पेस्ट हो गया. कोई बात नहीं. हमने एंटर नंबर किया 90, सेकेंड नंबर मैंने एंटर किया 60, तो हमारा HCF आ रहा है 30. So first number is 90, second number is 60. So HCF is 30. HCF आ गया. ठीक है. अब देखो ये तो सही है. आप कहोगे मैम पहले तो हमने यहाँ लूप लगाया था, अब यहाँ लगा लिया. ठीक है. इससे क्या फर्क पड़ा? इससे फर्क ये पड़ा कि अगर HCF की कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम होगी, मैं सिर्फ इस एरिया में ठीक करूंगी. अगर नंबर्स इनपुट होने में कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी तो मैं इस एरिया में ठीक करूंगी. बट मान लेते हैं कि मैं अब आपको 3 नंबर्स का HCF निकालने के लिए बोल देती हूँ. 3 नंबर्स का HCF निकालने के लिए आपको एक और फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. कैसे होगा? जरूरत नहीं पड़ेगी. आपने यहाँ पे तीसरा नंबर पूछ लिया, एंटर थर्ड नंबर. ठीक है. आपने यहाँ पे एंटर नंबर, एंटर सेकेंड नंबर, एंटर थर्ड नंबर. अब रिजल्ट में आपने निकाला HCF ऑफ AB, और फिर से क्या कॉल कर लिया, रिजल्ट ऑफ HCF C कॉमा रिजल्ट. तो पहले दो नंबर्स का HCF निकाला जो आया उसका, और C का फिर से HCF निकाल लिया, तो वो आपका फाइनल HCF हो जाएगा.
सो मैं सेम ही फंक्शन को 2 बार कॉल करा रही हूँ यहाँ पे. सो इफ आई एम कॉलिंग द सेम फंक्शन ट्वाइस, आई एम रीयूजिंग द कोड, है ना. सो अगर आप यहाँ पर एंटर करते हो अब 160, दूसरा नंबर 240 और तीसरा नंबर 120, सो आपका HCF आया 40, वही बनता है, राइट. सो इसमें क्या हो रहा है, इसमें मल्टीपल कॉल्स हो रहे हैं. इसमें आपके पास जब ये काम करेगा तो सबसे पहले यहां से जब कॉल होगा ए और बी, सो आपने अगर यहाँ पर 120 और 240 डाला था तो ये पहले ऊपर जाएंगे एम और एन में. सो एम होगा 120, ये होगा 240, यहाँ से आपका जो भी HCF होगा वो वापस आएगा. फिर वो कॉल करेगा यहाँ पे जो 2 नंबर्स हैं उनके लिए, फिर जो रिजल्ट है फिर वो रिजल्ट में वापस आएगा और उसको हम प्रिंट कराएंगे. सो यहाँ पर जहां से कॉल होता है वहीं पे ही रिजल्ट वापस भी आता है. और उसके बाद उस रिजल्ट को यूज करके हमने फिर से फंक्शन को कॉल किया. एम में जाएगी सी की वैल्यू और एन में जाएगी रिजल्ट की वैल्यू, और उसके ऊपर वो काम करेगा और फिर रिजल्ट को वापस भेजेगा. दैट इज हाउ यू आर अचीविंग रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड. ठीक है. और कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई, क्योंकि अगर आपने ये ना किया होता तो आपको दो दो बार लूप लगाना पड़ता इन योर मेन. अब आपको एक ही बार लगाना पड़ रहा है ना. और बाय चांस अगर एरर आता तो आप वो एरर भी इजीली करेक्ट कर सकते थे, क्योंकि आपको पता है कि किस सेक्शन में आपको एक्चुअली में एरर को चेक करना है. सो दैट इज हाउ वी गेट द एडवांटेज ऑफ रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड. ठीक है. सो दैट्स हाउ यू मेक अ फंक्शन, दैट्स हाउ यू कॉल अ फंक्शन. सो फंक्शन कैसे बनाया हमने, स्टैटिक लेना जरूरी नहीं है, पर हम उसको मेन में से कॉल कर रहे हैं. दैट्स वाई हमने इसको स्टैटिक लिया, क्योंकि ये भी स्टैटिक है. इट हैज अ रूल कि स्टैटिक फंक्शन सिर्फ स्टैटिक फंक्शन को ही कॉल कर सकता है. सो स्टैटिक इंटीजर इज द रिटर्न टाइप. जो ये रिजल्ट रिटर्न कर रहा है वो इंटीजर है. HCF हमने उसका नाम दिया है जिसकी हेल्प से हम उसको कॉल करेंगे. 2 पैरामीटर्स लिए हैं तो नीचे से भी 2 ही भेजने पड़ेंगे. अगर आप 1 भेजोगे तो भी एरर आएगा, आप 3 भेजोगे तो भी एरर आएगा. सो आप ना तो कम भेज सकते हो ना ही ज्यादा भेज सकते हो. जिसको हम पास करते हैं उसको हम फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं, और जहां पे हम रिसीव करते हैं उसे हम एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं. उल्टा हो गया. जिसको पास करते हैं, मतलब ये जो आप यहाँ से पास कर रहे हो, दीज आर योर एक्चुअल पैरामीटर्स, ये एक्चुअल वेरिएबल्स है. लेकिन ये यहाँ पर फॉर्मली इनके लिए बिहेव कर रहे हैं तो ये फॉर्मल पैरामीटर्स है. सो दीज आर द एक्चुअल पैरामीटर्स, दीज आर पास्ड टू द फॉर्मल पैरामीटर्स, एंड देन यहाँ पे आप जो भी चेंज इन वेरिएबल्स में करोगे उसका नीचे वाले वेरिएबल्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई लिंक नहीं है. यहाँ पे सिर्फ जो रिटर्न होगा वो चीज यहाँ वापस आएगी. सो वट एवर वी आर गोइंग टू रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन दैट विल कम बैक ओवर हियर. अदरवाइज ये फंक्शन अपना इंडिपेंडेंट है, अपना काम करेगा और रिजल्ट यहाँ पर वापस भेज देगा. सो लाइकवाइज आप किसी भी चीज के लिए फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं. सो आप किसी भी चीज के लिए फंक्शन क्रिएट कर सकते हो और फिर उस फंक्शन को आप कॉल कर सकते हो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. ठीक है. सो ये हो गया हमारा हाउ डू वी क्रिएट फंक्शंस. अब यहाँ पर मोस्टली लैंग्वेजेस में एक कंसेप्ट होता है जिसे कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस कहते हैं. अब जावा में वो कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है. कॉल बाय वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं अभी आपको बता रही थी कि अगर मैं इन वेरिएबल्स में कुछ भी चेंज करती हूँ एम और एन में, उसका इफेक्ट ए और बी पे नहीं पड़ता है ना. तो इस चीज को हम कहते हैं कॉल बाय वैल्यू. ये चीज हम डिस्कस करेंगे once we have started making classes. तो जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेडनेस शुरू कर देंगे, जब हम शुरू कर देंगे कि अपनी क्लासेस हम कैसे क्रिएट करते हैं, देन आई विल शो यू कि ये जो चीज है इसका क्या मतलब है. सो जो पैरामीटर्स आप पास कर रहे हो अगर वो प्रिमिटिव डेटा टाइप के हैं, अगर वो इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, तो जो भी चेंजेस हम कर रहे हैं वो चेंजेस वापस नहीं होते हैं. आप सिर्फ जो रिटर्न स्टेटमेंट से रिटर्न करते हो वो ही वापस आता है, उसके अलावा कोई वैल्यू वापस नहीं आती है. लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट्स को पास करते हैं तो यहाँ पर जावा में ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हमेशा ही बाय रेफरेंस होते हैं. सो दूसरी लैंग्वेजेस में आपके पास चॉइस होती है कि आप बाय वैल्यू भेजना चाहते हो या बाय रेफरेंस भेजना चाहते हो. बट जावा में आपकी चॉइस नहीं है. अगर आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप है, मतलब वो इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, इट्स अ वेरी बेसिक डेटा टाइप, सो फॉर श्योर इट विल बी बाय वैल्यू. ठीक है. और अगर आपका वो ऑब्जेक्ट है सो फॉर श्योर इट विल बी बाय रेफरेंस, तो वो बाय वैल्यू नहीं हो सकता. सो इतना याद रखना है कि अगर हम नॉर्मल डेटा टाइप को पास कर रहे हैं तो वो कॉल बाय वैल्यू है, ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं तो कॉल बाय रेफरेंस है.
ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव ओवर हियर, और ये आपको समझ तभी आएगा जब हम क्लासेस बनाएंगे। तो अभी के लिए इसको अपने दिमाग के थोड़े से कोने में रखना कि हाँ, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस जैसा कोई कंसेप्ट होता है, बट एग्जैक्टली क्या है वो कंसेप्ट यू विल गेट टू नो। ठीक है, सो दैट यू विल लर्न व्हेन वी मेक क्लासेस। तो अभी आप यहाँ पे कुछ भी अपने छोटे मोटे जो ऑपरेशंस हैं, जैसे कि आप एक काम कर सकते हो, आई कैन गिव यू अ होमवर्क कि आप फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर का फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, आपको क्या बनाना है फंक्शन फॉर फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, मतलब मैं कॉल करूं फैक्टोरियल 6 तो वो मुझे 6 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करके दे दे। इसके थ्रू आपको कॉम्बिनेशंस का एक फॉर्मूला है जो कैलकुलेट करना है। आप यूजर से पूछेंगे एन और आर, और आपको निकालना है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल n minus r factorial. So this is your homework, right? So make a function which should receive one number, should return the factorial of that number, and इसी function को use करके आपको ये formula का result निकालना है। यूजर से इनपुट में आप लेंगे n और r की वैल्यू। तो इनपुट में आप पूछोगे n बताइए, r बताइए, ये आप कैलकुलेट करेंगे, एंड दिस हैज टू बी printed as the result. So बस इतना सा ट्राई करना है, just one code। ठीक है, and in the next class we will start with the most amazing thing, that is how to create classes in Java. So classes कैसे create होंगी, आपकी actual object oriented programming का जो concept है वो कैसे आएंगे। So I hope अभी जब हमने जो किया वो समझ आ गया होगा आपको।